गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही कि हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे आपकी राजनीति भारतीय राज व्यवस्था की सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि क्या आपके भारतीय संविधान के स्रोत। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं बड़े दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। मेरी भी कुछ व्यस्तताएं हो जाती है, जिसके कारण मैं थोड़ा वीडियो काफ़ी समय बाद दे पाया हूँ, 6-7 महीने हो गए। तो आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या आपके भारतीय संविधान के स्रोत। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कोई भी देश होता है या जो किसी भी चीज़ का हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो ब्लूप्रिंट उठाने के लिए हम कुछ ना कुछ चीज़ किसी दूसरे चीज़ों से लेते हैं। तो इसी क्रम में जब भारत अपना संविधान बना रहा था, तो भारत ने क्या किया, उससे पूर्ववर्ती जो देश थे उन्होंने जो अपना संविधान बनाया था, तो उन संविधान से भारतीय लोगों ने या जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें उठाने की कोशिश की। तो इसी क्रम में क्या होता है, तो जितने भी अलग अलग देश थे उनसे हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुछ अच्छी चीज़ें उठाई और उसे अपने भारतीय संविधान में समाहित कर लिया। तो इसी चीज़ को लेकर कई बार भारतीय संविधान निर्माताओं की आलोचनाएं भी होती हैं, और जो हमारे संविधान निर्माता के उस समय लोग थे, उन्होंने भी कहा था कि ये क्या है, बहुत सारे लोगों के देशों के संविधान को जोड़कर एक जगह रख दिया गया है। तो फिर इस बारे में हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि संविधान के जो मूल तत्व हैं उन पर किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ये तो क्या है, सार्वभौमिक तत्व हैं, और जो कि अच्छी चीज़ें हैं तो उन्हें हमें दूसरे देशों से उधार लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो इन बातों को जब भीमराव अंबेडकर जी ने संसद में रखा, तो उसके बाद जो बाकी देश थे, उन देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, उन्हीं का हम डिस्कस करते हैं। और ये चीज़ें आपके कई बार पेपरों में भी पूछी जाती है कि किस देश के संविधान से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है जो अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उससे भारतीय संविधान के लगभग 250 के आसपास, यानी आधे से अधिक जो प्रोविज़न हैं या जो क्लॉज हैं या जो धाराएं बोल रहे हो आप, ठीक है, या जो अनुच्छेद बोले आप, वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या लिया गया आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से, आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे आपका सबसे पहले तो क्या लिया गया, आपका राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है ना। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसमें जो राज्यपाल का कार्यालय होता है, वो प्रोविजन कहाँ से लिया गया, आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दूसरी चीज़ क्या ली गई है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, न्यायपालिका की स्थापना हुई थी। आपको पता होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए, ठीक है, मुंबई हो गया आपका, मद्रास हो गया और कोलकाता दिल्ली हो गया, यहाँ क्या की गई थी, आपकी उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना तो कब कर दी गई थी आपकी, ठीक है, 1973 में कर दी गई थी। तो जो उच्च न्यायालयों की स्थापना थी, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। तो यहीं से क्या कॉन्सेप्ट उठाया गया आपका, न्यायपालिका का, कि भारत में क्या होगी, एक न्यायपालिका होगी। जब भारत स्वतंत्र होगा तो वहाँ क्या होगी, एक न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। हाँ, अब न्यायपालिका कैसी होगी, वो चीज़ किसी दूसरे देश से ली गई थी। वो कहाँ से ली गई थी, आपकी यूएसए से ली गई थी। तो यूएसए के बारे में हम देखेंगे। तो जब आपसे प्रश्न आता है कि जो भारत में न्यायपालिका की स्थापना होगी, वो कौन से संविधान से, किस जगह से लिया गया था, तो कहाँ से लिया गया था, आपका भारत शासन अधिनियम सन 1935 से लिया गया था। अगर न्यायपालिका की प्रकृति की बात करता है, तो उसका हम यूएस से देखेंगे किस तरीके की लिया जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें समझ में आ गई, क्या क्या लिया गया था, एक तो राज्यपाल का कार्यालय लिया गया था, दूसरा क्या आ गया था, आपका न्यायपालिका ली गई थी। तीसरा क्या है, आपका जो लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग की होगा ना, ये कहाँ से लिया गया था, आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से किया गया था। वैसे तो आपको पता होगा, जब आपका सन 1919 में क्या आया था आपका, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्स्फो आए थे, सुधार आया था, तो उसके जरिए क्या आ गई थी, 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और यही बात कहाँ थी, आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 में थी। तो वहाँ से क्या उठाया गया आपका है कि जो भारत में क्या होगा, ठीक है, प्रशासनिक भर्ती के लिए क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। और जो अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, उसकी स्थापना आर्टिकल 315 के
अंतर्गत हुई है, 312 के अंतर्गत हुई है। तो वहाँ जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम एक एक करके सारे अनुच्छेद देखेंगे। अगली चीज़ आती है जो प्रशासनिक विवरण के बारे में भी जो जानकारी ली गई है वो कहाँ से ली गई है, जो बताया गया वो कहाँ से लिया गया, आपका भारत शासन अधिनियम सन 1935 से लिया गया है। तो इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे पेपर में बार बार पूछी जाती है कि भारत शासन अधिनियम से कौन कौन सी ली गई है। और एक अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो कहाँ से ली गई है, आपकी भारत शासन अधिनियम सन 1935 से ली गई हैं, जो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसी क्रम में हम चलते हैं दूसरी चीज़। अब आपको पता है कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर लगभग 200 सालों तक शासन किया। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, जो भी हमारे संविधान निर्माता लोग थे, उन्होंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा और जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने संविधान में जगह दी। तो इसी अंतर्गत हम पहले बात करते हैं संसदीय शासन। तो जैसा आपको पता है संसदीय शासन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपका ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो संसदीय शासन ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था। तो भारत ने देखा कि जो ये संसदीय शासन है इसमें काफ़ी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। इसमें क्या है, काफ़ी कुछ विशेषताएं हैं। जनता लोक सेवकों को यानी जो हमारे मंत्री लोग हैं, नेता लोग होते हैं, उनको चुन के संसद में भेजती है। अर्थात ये क्या होगा, ये लोग जनता की ही आवाज़ होंगे। तो अगर आपसे संसदीय शासन की बात की जाती है तो संसदीय शासन कहाँ से लिया गया था, आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। और ये कई बार आपका पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगली चीज़ आती है आपकी विधि का शासन। तो जैसे आपको पता होगा जब अंग्रेज आए नहीं थे उससे पहले रजवाड़ों का शासन था। तो वो क्या करते थे, उनके लिए विधि का मतलब कानून का शासन, अर्थात जो चीज़ कानून में लिख गई है वो सभी पे बराबर रूप से लागू होगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो। तो जैसा आपको पता है जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले रजवाड़े थे। तो वो क्या करते थे आपका, ठीक है, एक ही जुर्म के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग हिसाब से सजा दी जाती थी। तो यहाँ पर जब भारत अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे विधि का शासन स्थापित किया। हालांकि उन्होंने भी पूर्ण तरीके से विधि का शासन स्थापित नहीं किया। वे भी क्या करते थे, अंग्रेजों के लिए कुछ अलग कानून थे और भारतीयों के लिए कुछ अलग कानून थे। हाँ, लेकिन फिर भी जो विधि के शासन स्थापित करने की जो परंपरा शुरुआत की वो अंग्रेजों ने की थी। और ये जो विधि के शासन की जो हमने उठाई है अपने संविधान में, भी कहाँ से उठाया, हमने ब्रिटेन से उठाया है। अगली चीज़ क्या है, एकल नागरिकता। तो जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो भी कहाँ से उठाई गई है, आपकी ब्रिटेन से। तो एकल नागरिकता का अर्थ क्या है आपका, कि केवल राष्ट्र की एक ही नागरिकता होगी। जैसा आप सब लोगों को पता है, जैसा हमारा भारत है तो हम क्या कहलाते हैं, केवल भारत के नागरिक कहलाते हैं। कई जगह ऐसे होते हैं आपकी क्या होती है, द्विनागरिकता होती है। जैसा आप यूएसए में चले जाए तो यूएसए में आपको क्या मिलेगा, देश की नागरिकता के साथ साथ आपके पास राज्य की नागरिकता भी होगी। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं उत्तराखंड राज्य से हूं, अगर मैं यूएसए में होता तो मेरे पास क्या होती, यूएसए की सिटीजनशिप भी होती और साथ ही साथ मेरे पास क्या होती, उत्तराखंड या जो वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ की नागरिकता भी होती। लेकिन भारत में क्या है, केवल एकल नागरिकता का प्रावधान। अब ऐसा करने का कारण क्या था, ऐसा करने का कारण ये था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा अभी तो हमने क्या है, अलग अलग राज्यों को एक करके एक अखंड भारत या जो भारत है, भारत का निर्माण किया है। अगर हम लोगों को देश के साथ साथ राज्य की नागरिकता भी देंगे तो उनके बीच कहीं ना कहीं क्या आएगा, राज्यवाद की भावना पनपेगी, जो कि क्या होगी, भारत के लिए हानिकारक होगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक एकल नागरिकता का प्रावधान किया ताकि लोगों के अंदर क्या है, राष्ट्रीयता की भावना का शुरुआत हो या राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो। तो ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया, आपके ब्रिटेन से लिया गया। अगली आते हैं आपके पास मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है ये भी कहाँ से ली गई है, आपकी ब्रिटेन से ली गई है। और अगली चीज आती है आपकी संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो जो हमारे क्या होते हैं, आपके संसद के गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि संसद के अंदर उनके द्वारा बोली गई किसी भी बात के लिए उन पर केस नहीं हो सकता, या जब संसद का सत्र चल रहा है तो उस समय अगर हमारे जो नेता लोग या जो संसद के सदस्य हैं या मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके द्वारा अगर कोई जुर्म भी किया गया है तो उस समय उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ताकि वो संसद की कार्यवाही में भाग लिए जा सके। इस तरीके के उनको कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो अभी हम एक एक अनुच्छेद में डिटेल करके देखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो संसदीय विशेषाधिकार है वो कहाँ से लिए गए, तो वो लिए गए हैं आपके ब्रिटेन से लिए गए। तो इतनी एक एकल नागरिकता आपको याद रखनी है, विधि का शासन हो गया और संसदीय शासन प्रणाली है, जो आपके ब्रिटेन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तीन चीज आपको, ऐसे तो सारी चीजें, लेकिन अगर आप सारी चीजें याद ना रख पाएं तो ये तीन चीजें आपको याद रखने की
कोशिश करनी है। अब अगली चीज़ आती है आपके पास यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है आपका मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हमारे पास, हमारे देश के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए से लिए गए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मूल अधिकार क्या होते हैं, जो व्यक्ति को, ठीक है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए या जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ऐसे अधिकारों को क्या बोला जाता है, मूल अधिकार बोला जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 3 नहीं, भाग 3, ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद, ठीक है, 32 तक क्या की गई है, आपकी मूल अधिकारों की बात की गई है। तो इनको हम डिटेल में देखेंगे जब देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको अभी याद रखना है कि जो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट है या जो मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान है वो कहाँ से उठाए गए हैं, हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए गए हैं। अगली चीज आती है हमारे पास न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो जैसे तो मैंने आपको क्या कहा था कि भारत में न्यायपालिका की स्थापना होगी, वो कहाँ से लिया गया था, आपका भारत शासन अधिनियम सन 1935 से लिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या आते हैं आपकी, जब न्यायपालिका, कैसी न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, इसकी बात, यानी ये चीज, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट उठाया गया आपके कहाँ से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। अर्थात यहाँ पे क्या है, जो आपकी, ठीक है, जो न्यायपालिका होगी उस पर संसदीय नियंत्रण नहीं होगा, यानी मंत्रियों का नियंत्रण नहीं चलेगा, न्यायपालिका अपने में एक स्वतंत्र व्यवस्था होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी लिया गया है आपका यूएसए से। अगली चीज आती है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है आपका, अगर संसद कोई भी कानून बना देती है, क्या कहा, अगर संसद कोई भी कानून बना देती है तो जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून का देख सकती है कि क्या वो कानून, ठीक है, किसी मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। अगर वो कानून मूल अधिकार का हनन कर रहा होता है, ठीक है, ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है, न्यायिक आर्टिकल 32 भी और आर्टिकल 13 में भी। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो किस चीज के लिए करता है, आपके मूल अधिकारों के हनन के लिए। लेकिन जो आपका हाई कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या कर सकता है, आपके न्यायिक पुनरावलोकन को देख सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब तो अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है आपका, ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए कानून को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसकी वैलिडिटी चेक कर सकता है, अर्थात देख सकता है कि क्या वह कानून हमारे संविधान के अनुरूप हैं या किसी मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं तो हमारी न्यायपालिका उस कानून को नल एंड वाइड कर सकती है, या जितने सीमा तक वो कानून हमारे मूल अधिकारों या हमारे संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उस सीमा तक उस कानून को हटा देती है, नल एंड वाइड कर देती है। तो ये अगर आपसे न्यायिक पुनरावलोकन की बात की जाए तो ये भी कहाँ से लिया गया है, आपका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी अभी हम डिटेल में जब आगे चलेंगे धीरे धीरे करके तो वहाँ इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। अगली चीज आती है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है वो भी कहाँ से लिया गया, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया। हाँ, जो यहाँ और वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी काफ़ी अंतर है। जैसे क्या होता है आपका यूएसए में जो उपराष्ट्रपति है, अगर वहाँ पर राष्ट्रपति मर गया या उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई या वो बीमार है या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, तो जो वहाँ का उपराष्ट्रपति होता है वो अगले पूरे कार्यकाल, यानी वहाँ आपको पता होगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना का होता है अमेरिका में, 4 साल तक, तो अगले पूरे 4 सालों तक वो क्या करता है, आपका राष्ट्रपति का पद संभालता है। जबकि भारत में क्या होता है, अगर राष्ट्रपति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए या किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो केवल अधिकतम 6 माह तक क्या कर सकता है, आपका राष्ट्रपति का पद संभालता है। उसके बाद क्या होता है, आपका एक फ्रेश चुनाव हो जाता है 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का, और वो अपने पद को धारण कर लेता है। तो ये भारत और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनमें कुछ अंतर होता है। और भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, आपका यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट भारत में जो लेने का था ताकि कोई राज अवकाश ना हो पाए, तो इसीलिए कहाँ से लिया गया आपका, ये यूएसए से लिया गया। अगली चीज आती है हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना।
तो जैसा आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जाता है, हमारे पास महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो ये परंपरा या जो ये प्रचलन है ये कहाँ से लिया गया है आपका, ये भी यूएसए से लिया गया है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया आपको आगे बताई जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या आता है हमारे पास, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग हो तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत लगाया जाता है, और इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। पहले किसी भी सदन में रखा जाएगा, वहाँ से ठीक है कितने % लोग पास करेंगे, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी। तो ये सब हम देखेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, आपके राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है तो क्या रखना है आपको, न्यायाधीशों और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है या जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, हमारा यूएसए से लिया गया है। अगली चीज़ आती है हमारे पास आयरलैंड। तो आयरलैंड से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, ये 3 चीज़ें हैं। पहले तो डीपीएसपी हो गया आपके पास। ठीक है, क्या हो गया आपके पास, डीपीएसपी हो गया, यानी जिन्हें आप क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। तो ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया, हमारे पास आयरलैंड से लिया गया है। और ये जो डीपीएसपी होते हैं क्या होते हैं, अनफोर्सेबल होते हैं, यानी कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, जबकि जो हमारे पास मूल अधिकार होते हैं उनको न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जो बात याद रखनी है, जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये कहाँ से लिए गए, आपके आयरलैंड से लिए गए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। अब जो ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, राज्य के लिए गाइडलाइन का काम करते हैं, ताकि राज्य क्या बने, आपका एक अच्छा राज्य बनने की तरफ अग्रसर हो। तो इनको भी आगे देखा जाएगा। अगली चीज़ आती है आपके पास क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो हम अपनाते हैं वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई। तो जैसा आपको पता है भारत में जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता, जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है, बल्कि जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई है, आपकी आयरलैंड से अपनाई गई है। अगली चीज आता है आपका राज्यसभा हेतु नामांकन। अच्छा, ये नामांकन वो नामांकन की बात नहीं हो रही है जो हम राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं, उन सदस्यों की बात हो रही है, उस नामांकन की बात हो रही है ना। जैसा आपको पता है हम राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं, जो कि क्या होते हैं आपके, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से अपने जाने माने व्यक्ति होते हैं। तो उन क्षेत्रों से जो हम राज्यसभा में 12 लोगों को भेजते हैं, उन लोगों की बात की जा रही है। तो ये राज्यसभा में 12 लोगों को भेजने का जो प्रचलन है या जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से उठाया गया है, आपके आयरलैंड के संविधान से उठाया गया है। अगली चीज हमको देखना है, जो अगला देश देखना हो क्या हमारे पास, कनाडा। तो जो हमारे पास जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो कहाँ से ली गई है, हमारे पास कनाडा से ली गई है। तो अब देखो संघीय व्यवस्था तो आपकी कहाँ है, यूएसए में भी है ना। तो संघीय व्यवस्था अन्य बहुत सारे देशों में भी, लेकिन जो हमने संघीय व्यवस्था अपनाई वो कौन सी अपनाई, कनाडा की संघीय व्यवस्था अपनाई। अब जो कनाडा की संघीय व्यवस्था थी इसमें था क्या, जो कनाडा की संघीय व्यवस्था है उसमें क्या है, सशक्त केंद्र है, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, जो बाकी पावर्स होती हैं, वो पावर किसके पास है, आपकी केंद्र के पास है। अब ये जो सशक्त केंद्र था, सशक्त केंद्र को अपनाने का कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया भारत ने उस समय अलग अलग रजवाड़ों को जोड़कर क्या बनाया था, भारत का निर्माण किया था। तो अगर वो केंद्रों को, राज्यों को ज़्यादा शक्ति देती तो भारत के पास विभाजन का खतरा था। तो इसीलिए क्या किया गया, हमारे देश में जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई, ताकि अगर कोई राज्य भारत से अलग होने की सोचे तो केंद्र उस पर क्या रख सके, नियंत्रण रख सके। अगर हम वहीं यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या आपका सशक्त राज्य हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया केंद्र की नागरिकता भी होती है, राज्य की नागरिकता भी होती है, और वहाँ पर जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ मतलब जिनका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, जो मतलब कभी भी कुछ भी परिस्थितियाँ आ जाएं तो ऐसी शक्तियाँ वहाँ किसके पास होती हैं, राज्यों के पास होती हैं। अमेरिका के मैं आपको एक खास बताऊँ तो वहाँ क्या होता है, राज्यों का संघ है, वहाँ क्या है, ठीक है, जो राज्य हैं वो अगर केंद्र से अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए जो भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है वो कहाँ से अपनाई गई है, आपकी कनाडा से अपनाई गई है। और कनाडा की संघीय व्यवस्था क्या है, जो वहाँ का केंद्र है वो राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। और अगली चीज़ मैंने बता दिया आपको, अवशिष्ट शक्ति, ठीक है, अवशिष्ट शक्ति मतलब ऐसी शक्तियाँ जिनका हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। तो ऐसी शक्तियाँ भारत में किसके पास है, केंद्र के पास है। आई बात समझ में। अच्छा, अगली चीज क्या आती है हमारे पास, राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है।
अच्छा देखो, राज्यपाल कार्यालय तो कहाँ से लिया आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और जो यहाँ पे राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट है, कहाँ से लिया गया आपका, कनाडा से लिया गया। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो राज्यपाल होता है वो राज्यों में क्या होता है, केंद्र का एक एजेंट होता है, ठीक है। अब इसको लेने के कारण क्या था, फिर वही था कि ताकि राज्य ज़्यादा ही स्वतंत्र ना हो पाए, और राज्य में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो राज्यपाल उसको तुरंत केंद्र को सूचित कर सके। अगली चीज़ आती है आपका सुप्रीम कोर्ट का परामर्श। तो जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 143 के तहत क्या होता है, आपका जो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, वो किसी मामले पर क्या कर सकता है, आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कुछ क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। तो आर्टिकल 143 अभी देखेंगे हम किन किन मामलों पे ले सकता है, कैसे ले सकता है, क्या जो मुख्य न्यायाधीश है उसको परामर्श देना अनिवार्य है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके आपको डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट का परामर्श का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, वो कॉन्सेप्ट लिया गया है आपका कनाडा से लिया गया। बातें हम अगले देश की बात करते हैं। तो अगला देश क्या है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया हमारे पास, समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है। क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। यानी समवर्ती, जैसा कि आपको पता है कि भारत के पास शक्ति का विभाजन क्या है, तो शक्ति के विभाजन के अंतर्गत क्या है, आपकी 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। किसमें कितने विषय हैं ये भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको क्या रखना है, 3 सूचियां हैं। अब समवर्ती सूची ऐसी होती हैं, ऐसे विषयों से संबंधित होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। मैं दूसरी भाषा में कहूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय होते हैं लोकहित के, यानी जो राज्यों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है और केंद्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे विषयों पर जो कानून बनाते हैं, यानी वो कहाँ रखे जाते हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो कहाँ रखे जाते हैं, समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगली चीज़ क्या आती है, आपके सदनों की संयुक्त बैठक। तो जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संसद, ठीक है, 2 सदनों यानी लोकसभा, राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति, ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनी है। भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो मैं यहाँ पे उन तीन कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, लोकसभा की सामान्यतः बैठक लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती हैं, और जो राज्यसभा की बैठकें होती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो राज्यसभा ले जाते हैं। लेकिन जो साधारण विधेयक होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, आपका आर्टिकल 108 यानी अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है, सामान्य विधेयकों पर, केवल ये सामान्य विधेयकों पर क्या होती है, आपकी संसद की संयुक्त बैठक लागू की जा सकती है। अर्थात दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक जगह बैठाया जाता है, और जो भी बिल पास करवाना होता है ये किया जाता है। और ये केवल क्या होता है, आपके सामान्य बिल के लिए होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने क्या करना है, कोई संविधान संशोधन करना हो तो उसके लिए आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। ये केवल आपके सामान्य जो बिल होते हैं, जो सामान्य संशोधन होते हैं, उन्हीं पर लागू होता है आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगली चीज आती है व्यापार और वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता। तो जो व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, यानी भारत को जो नागरिक है वो भारत में व्यापार के लिए कहीं भी आ जा सकता है, या भारत में क्या कर सकता है, कहीं भी उसको किसी भी राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब अगली बात करते हैं हम फ्रांस से। तो देखो, सबसे पहले तो फ्रांस से क्या लिया गया, आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। तो मैं आपको जो शब्द लिखा हो गणतंत्र का अर्थ बताता हूँ। देखो, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, आपका गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा शासन जहाँ क्या होता है, आपका जो राज्य का मुखिया होता है, राज्य का मुखिया क्या होता है, निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। ऐसे देश को क्या बोला जाता है, आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बोला जाता है। तो मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ आपको। जो लोकतंत्र है जरूरी नहीं कि वो क्या हो, आपका गणतंत्र भी हो, ठीक है। तो लोकतंत्र और गणतंत्र 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गणतंत्र। देखो, लोकतंत्र तो क्या होता है, जहाँ शासन या जो मुखिया होता है, कार्यपालिका का मुखिया होता है, अगर वो किसके द्वारा चुना जाए, जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। जैसे भारत है ना, तो भारत में जो हमारे पास जो वास्तविक मुखिया होता है कार्यपालिका को, कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, जनता के द्वारा, चुनाव के द्वारा चुना जाता है। लेकिन जो हमारे
भारत का जो सर्वोच्च मुखिया है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? हमारे मनुष्य हमारे द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो क्या है, यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। तो यहाँ कैसी है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी है और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर जिस देश का जो वहाँ का मुखिया है, जैसे भारत है, भारत तो लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ तो जो आपका क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है। तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है आपका? लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। तो आपको अब अंतर समझना होगा। यहाँ पे देखो, जो वहाँ का क्या होता है आपका प्रधानमंत्री होता है, वो तो जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, ब्रिटेन में क्या है आपका? ब्रिटेन में आपका राजशाही है, अर्थात जो वहाँ का संवैधानिक मुखिया होता है। ठीक है, संवैधानिक मुखिया। एक तो वास्तविक मुखिया यानी जो काम करता है, जो कार्यपालिका के कार्य करता है, वो तो कौन हो गया? वहाँ का प्रधानमंत्री होगा। उसे तो वहाँ की जनता चुनती है। लेकिन जो उस मुखिया द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर साइन करता है, यानी जो वहाँ का राजा है, वो क्या होता है? आपका वंशानुगत चुना जाता है। तो इसलिए क्या है आपका? इंग्लैंड या ब्रिटेन बोलो, जो क्या है आपका लोकतंत्र तो है लेकिन क्या है आपका? गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मुखिया है, यानी जो वहाँ का राजा है, वो चुनाव द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि क्या है आपका? वंशानुगत चला आ रहा है। जबकि भारत का राष्ट्रपति है, अभी क्या है आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अब हमें नहीं पता 5 साल बाद अगला कौन होगा, क्योंकि वो क्या होता है आपका? चुनाव के द्वारा चुना जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो जो भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से लिया गया है आपका? ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। अब 3 शब्द आते हैं आपके: स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ठीक है, ये तीनों शब्द कहाँ से आया था? आपकी फ्रांस की क्रांति से आए थे। जब आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहां पर इन्हीं 3 चीजों को, इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर, यानी स्वतंत्रता यानी सबको बराबरी, समानता और बंधुत्व, इन 3 चीजों को लेकर क्या हुआ था? आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो जो हमारी आपने संविधान की प्रस्तावना यानी जो सबसे पहला पेज है, तो वहां पर ये 3 शब्द लिखे गए हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, कितनी प्रकार की समानता है, बंधुत्व का आदर्श क्या है, जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि जो ये शब्द हैं, ये शब्द कहां से लिए गए हैं? आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान में आए कहां से थे? आपकी फ्रांस की क्रांति के द्वारा आए थे। अब हम बात करते हैं आपका रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी जो साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? यहाँ के संविधान से क्या लिया गया हमारा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें भारत में संविधान में संशोधन करना होता है, तो उसके लिए कुछ एक विशिष्ट प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। अब हमारे पास संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, उनको हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर संशोधन करना हो, ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे वो प्रक्रिया आगे देखेंगे। लेकिन वो प्रक्रिया उठाई कहाँ से गई है? आपकी दक्षिण अफ्रीका से उठाई गई है। दूसरा जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, वो कॉन्सेप्ट भी कहाँ से उठाया गया? आपका साउथ अफ्रीका से उठाया गया है। तो आपको पता होगा जैसे कि राज्यसभा का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है? ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा और क्या और जो आपके बाकी राज्यों के विधानमंडल जो राज्यों के क्या होते हैं? आपके विधान परिषद विधानमंडल होते हैं, विधानसभाएं। ठीक है, विधानसभा 2 चीजें होती हैं आपके राज्यों में, विधानसभा और विधान परिषद, है ना। तो विधान परिषद तो केवल आपकी 6-7 राज्यों में, लेकिन विधानसभा हर राज्य में है। तो जो नव निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी विधानसभा के सदस्य होते हैं, वही आपके राज्यसभा के निर्वाचन के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया? आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगला आता है आपका जापान। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि का शासन तो कहां से लिया गया था? आपका ब्रिटेन से लिया गया था, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात जो हमारे संविधान ने जो प्रक्रिया बनाई है, उस प्रक्रिया का पालन करना। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? आपका जापान से। इसके अलावा आपके 2 चीजें और छूट की जो यहाँ पे लिखी गई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्या हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, आपको मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन मूल अधिकारों के साथ साथ आपको पता है कि हमारे जो संविधान है, संविधान में क्या दिया गया? आपके मूल कर्तव्य भी दिए गए, जो सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की सिफारिश पर बनाए गए थे। तो जो हमारे देश ने जो मूल कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट उठाया, वो उठाया था आपका कहाँ से? रूस से, जो समय क्या था? यूएसएसआर था। तो हमारे देश ने क्या उठाया था? जो मूल कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट जो हमारे आर्टिकल 51A यानी 51A में है, वो कहाँ से उठाए गए थे? आपके जो तत्कालीन यूएसएसआर या वर्तमान में जो रूस है, वहाँ से उठाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बताया? मूल अधिकार तो लिए गए हैं आपका यूएसए से, और मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51A में है, वो कहाँ से ली गई है? आपकी रशिया से या यूएसएसआर से ली गई है। अब एक जो लास्ट चीज आती है आपकी, वो क्या छूट गया आपका?
ठीक है। आपातकालीन उपबंध यानी आपातकाल में जो क्या होते हैं हमारे कुछ प्रावधान होते हैं उनको निरस्त कर दिया जाता है। तो वो प्रावधान कहाँ से लिखते हो, दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल 358, एक आर्टिकल 359 के तहत होते हैं। उन दोनों में क्या क्या है उसको आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको फिलहाल याद रखना है जो आपातकालीन उपबंध है यानी आपातकाल में कुछ मूल अधिकारों को निलंबित हो जाना। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, आपके जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो आई इतनी चीज़ें थी आपकी जो हमने क्या ली, अलग अलग देशों के संविधान से ली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब संसद में चर्चा हुई थी तो जो हमारे अलग अलग संविधान निर्माता थे तो उन्होंने ये बात उठाई भी थी कि भाई आपने ये तो अलग अलग देशों का संविधान ले लिया है और उसको एक जगह रख दिया और बोला कि हमारा संविधान बना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये चीज़ें सार्वभौमिक हैं और सभी देशों के संविधान में होनी चाहिए, किसी एक देश का इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है और ये अच्छी चीज़ें हैं। तो अच्छी चीज़ों को दूसरों से लेने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही कि अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ों पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता बल्कि सभी व्यक्तियों का हक होता है, तो उसके बाद ये चर्चा खत्म हो गई थी कि हमको अलग अलग देशों से चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक ये आपकी समझ में आया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगातार वीडियो दूँ। तो आज के लिए आप इसका रिवीजन करिए। बहुत